हेलो फ्रेंड्स, अगली क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमने जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है गर्भाधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत यानी प्रसव, गर्भाधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर आपको मेरी क्लासेस से 1% अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ हो, आपको लगा हो कि हाँ आपके लिए ये अच्छी साबित हुई है, चाहे मेरी प्रैक्टिस सेट हो या क्लास हो, तो आप इसको शेयर ज़रूर करा करिए और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आगे चीज़ें कंटिन्यू कर सकती हूँ। या आप अपना फीडबैक देते हैं तो मुझे ये चीज़ें सही करने के लिए और प्रेरित करती हैं कि हाँ मैं इसमें और चीज़ें चेंज करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्भावस्था की अगर हम बात करते हैं यानी प्रेगनेंसी, तो ये क्या होती है। देखिए, मानवों में क्या होता है, वो मैथुनर्था संभोग की क्रिया में कई क्रमिक जो हैं वो क्रियात्मक हो गए एवं भावात्मक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से मानव लैंगिक प्रक्रिया कहा जाता है। यानी मानवों का जो जन्म है वो इसी क्रिया के द्वारा हुआ है। तो देखिए, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु हो गया, मादा युग्मक यानी अंडाणु के आपस में सम्मिलन से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के मिलन से ही जाइगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम फर्टिलाइजेशन यानी हम निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, इसको एक प्रोसेस के थ्रू हम समझते हैं। ये देखिए, इसकी ये अंडाणु जो दिया हुआ है अंडाशु, ठीक है। देखिए, ये इसकी बाह्य परत होती है, ठीक है, ये इसकी बाह्य परत है। ये जीवद्रव होता है, ठीक है। और केंद्रक यानी ये अंदर जो होता है ये केंद्रक होता है। ऐसे ही अगर हम शुक्राणुओं में देखें तो ये देखिए, ये इसका हेड होता है, ये केंद्रक होता है, और ये इसकी ग्रीवा होती है, ये पूंछ होती है, ठीक है। तो इनका जब इसमें दोनों जब आपस में मिलते हैं, यानी इसके जो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसी के थ्रू जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। देख लीजिए इसमें किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये जो केंद्रक है, ये इसका जो हेड है, ये इसमें इस तरीके से आके मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये केंद्रक है, यानी अंडाशु के गर्भाशय में पहुंचने तथा शुक्राणु से जो संभोग की अवस्थाएं हैं वो इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। दोनों इसमें देखिए, केंद्रक है और अंडाणु है। यानी ये जो प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे जो शुक्राणु है वो इसके अंदर आता है, फिर ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने लगती है, ठीक है। ऐसे आप फिगर देखिए, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये केंद्रक है, ये शुक्राणु है, और ये यहाँ पे इसका, ये जब इसके अंदर जाता है तो इसका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। अगला देख लेते हैं हम। अब देखिए, इसमें क्या होता है, संभोग के समय जो पुरुष के वीर्य में 30 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं, परंतु ये 1% ही स्त्री के गर्भ में पहुंचकर गर्भाशय नालों के ऊपर चढ़ पाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जो इस तरीके से केंद्रक बना हुआ था और ऐसे इसके अंदर एक शुक्राणु जो वो आ रहा था। तो संख्या इनकी कितनी होती है, 30 से 50 करोड़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक था, लेकिन वो जो है कुछ 1% ही जो है वो इसके अंदर पहुँच पाते हैं। इसी के साथ क्या है, जो अंडोत्सर्ग है के बाद अंडज कोशिका, जिसको हम अंडाणु कहते हैं, लगभग 12 से 24 घंटे तक एक जो है सस्खलन, ठीक है, के बाद शुक्राणु सामान्यतः 24 घंटों तक निषेचन के योग्य बने रहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, ये 12 से 24 घंटे के बाद में जो है ये निषेचन के योग्य बने रहते हैं, यानी जो फर्टिलाइजेशन है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए, सामान्य एक अंडक क्या है, कोशिका में केवल एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। जैसे अभी देखिए, आपने वहाँ पे फिगर में देखा होगा, जो एक ही जा रहा था उसमें, ठीक है। एक से अधिक अंडक कोशिका के निषेचन से एक से अधिक शिशु पैदा होते हैं, यानी अगर एक से अधिक जाते हैं तो जैसे जुड़वा बच्चे हो गए या ट्रिपल भी होते हैं, इस तरीके से होते हैं, पैदा होते हैं। और एक ही फर्टिलाइज्ड यानी निषेचित अंडे के टूटने से एक समान 2 शिशु यानी जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं, जो कि एक समान दिखते हैं, यानी आइडेंटिकल वो ट्विन होते हैं। अगला है, देखिए, निषेचन क्रिया क्या है, वो मादा की जो अंडवाहिनियाँ होती हैं इसमें संपन्न होती है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज या फिर जाइगोट कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु होता है इसको हम युग्मनज या तो जाइगोट कहते हैं। जाइगोट क्या होता है, ये गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाते हैं, यानी गर्भाशय में आकर ये इम्पैक्ट हो जाते हैं। यहाँ से पूर्ण विकसित शिशु जो है वो बनता है। जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये जो इस साइड से ये बना होता है हमारा गर्भाशय, इसमें ये फिट बैठ जाता है, तो वहाँ से ही जो है पूरा विकसित शिशु जो है वो कंप्लीट होके निकलता है। अगला देखते हैं। इसमें देखिए, निषेचन क्रिया के बाद बना जो युग्मनज है ये तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण जो है विकसित शिशु को स्थापित करता है। अब इसमें देख लेते हैं, मानव में जो भ्रूणीय अवस्थाओं के सारांश क्या होते हैं। तो देखिए, एक दिन में क्या होता है, वो निषेचन होता है, यानी निषेचित अंडाणु का जो व्यास है वो लगभग 0.15
mm तक होता है, ठीक है। दूसरे दिन में 2 कोशिका अवस्था होती है, 3 दिन में 16 कोशिका अवस्था होती है और 4 दिन में क्या होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का जो गर्भाशय है वो अवकाशिका यानी यूटेराइन ल्यूमेन में प्रवेश, ठीक है। और इसके अलावा जो जोना पेल्यूसिडा है का विलोपन हो जाता है। 7 से 8 दिन में क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट का जो एंडोमेट्रियम है में आंशिक प्रवेश यानी रोपण हो जाता है। और 12 दिन में क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में प्रवेश पूर्ण हो जाता है और भ्रूणीय डिस्क का निर्माण हो जाता है। अतिरिक्त भ्रूणीय जो मध्य चर्म है ये भी हो जाता है। इसके अलावा एमनियॉन हो गया और पीतक कोश का भी निर्माण इसमें हो जाता है। 14 दिन में क्या होता है, वो आदि रेखा जिसको हम प्रीमेटिव स्टीक कहते हैं, इसका भी निर्माण हो जाता है। और 18 दिन में क्या होता है, ये 3 से 5 जोड़ी कायखंड का निर्माण हो जाता है। और 19 दिन में क्या होता है, ये जो तंत्रिका खाँच होती है और तंत्रिका पट्ट होती है इसमें भी इसका भी निर्माण हो जाता है। और नोटोकॉर्ड जो प्लेट होती है ये इसका भी निर्माण हो जाता है 19 दिन में। और 6 से 8 जोड़ी कायखंडों का निर्माण भी हो जाता है। इसके अलावा 24 दिन में आप इसके इंग्लिश नेम भी याद करते हुए चलिएगा। इसके अलावा 24 दिन में क्या होता है, वो सिर एवं पुच्छ भागों का निर्धारण भी हो जाता है यानी हेड और इसकी जो टेल है इसका भी निर्माण हो जाता है। वहीं 21 से 23 दिन में क्या होता है, 21 से 23 जोड़ी जो कायाखंड है ये निर्मित हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए 18 दिनों में क्या होता है, ये 3 से 5 जोड़ी जो सोमाइट्स होते हैं इनका निर्माण हो जाता है यानी कायाखंड का निर्माण हो जाता है। जो ये 3 से 5 जोड़ी सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। 19 दिन में क्या होता है, ये तंत्रिका खाँच जिसको हम न्यूरल ग्रोव बोलते हैं और तंत्रिका पट यानी न्यूरल प्लेट जो होती है इसका भी निर्माण हो जाता है। नोटोकॉर्ड प्लेट का भी निर्माण हो जाता है और 6 से 8 जोड़ी कायखंडों यानी सोमाइट्स का निर्माण भी हो जाता है। देखिए हिंदी इसकी टफ होती है, आप इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा तो वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 24 दिनों में क्या होता है, ये सिर एवं पुच्छ भागों का निर्माण हो जाता है यानी हेड एंड इसका जो टेल है ये इसका निर्माण हो जाता है। इसमें वैसे ही 21 से 23 जोड़ी कायखंड यानी सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। अदर भाग में हृदय का निर्माण भी जारी हो जाता है 24 दिन के शिशु में। जो फर्टिलाइजेशन जो एग का हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ। 28 दिन में क्या होता है, वो हार्ट बीट यानी धड़कन प्रारंभ हो जाती है और तंत्रिका नाल का निर्माण भी पूर्ण हो जाता है। 30 से 31 जोड़ी कायखंड यानी सोमाइट्स का निर्माण भी हो जाता है। वहीं 7 सप्ताह का जो भ्रूण होता है उसमें क्या होता है, जबड़े हो गए, उंगलियां हो गई, ब्राहक कर्ण हो गए आदि दृष्टिगोचर होने लगते हैं यानी दिखाई देने लगते हैं। भ्रूण कोश की जो शिखर है यानी सिर से नितंब के तल तक लंबाई यानी 19 से 20 तक हो जाती है। वहीं 8 सप्ताह का जो शिशु होता है यानी भ्रूण पूर्ण रूप से जो है एमनियॉन द्वारा जो है गिर जाता है, ठीक है। वहीं अंगूठे व उंगलियां स्पष्ट होते हैं और लगभग सभी अंग निर्मित होकर विकसित हो रहे होते हैं। तो ये 8 सप्ताह के शिशु की यहाँ पे बात हो रही है। अगला देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कहाँ तक। तो जो 5वें महीने का शिशु होता है उसमें अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण प्रारंभ हो जाता है, बाल आने लगते हैं। 9वें महीने का जो शिशु है ये प्लेसेंटा का आकार अधिकतम हो जाता है, इसमें अपरा यानी प्लेसेंटा का जो आकार है ये अधिकतम हो जाता है। उंगलियों पर नाखून आ जाते हैं। अगले 10 दिन में गर्भ जन्म लेने को तैयार होता है। तो ये 9वें महीने के जो शिशु है, जो गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसकी कंडीशन है यहाँ। इसके अलावा जो परीक्षा में उपयोगी तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए गर्भावस्था के दौरान यौनिक श्लेष्मा के नीले या जामुनी रंग या फिर मलिनीकरण हो जाने को क्या कहते हैं, ये चैडविक का चिन्ह देते हैं, ठीक है। इसको चैडविक साइन कहते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा जो प्रीविया है को योनि द्वारा स्रावित जो रक्त का रंग है वो चमकीला लाल यानी जो ब्राइट रेड है वो होता है तथा इसके दौरान प्रायः पेट में मरोड़ या दर्द नहीं होता है। यह मुख्यतः गर्भावस्था की तीसरी तिमाही यानी 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये देखिए वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। दिया हुआ है गर्भावस्था के दौरान अपरा जो कि अभी प्लेसेंटा हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो प्लेसेंटा पढ़ा था ये प्लेसेंटा का एक मुख्य अंग है यानी गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग है जो भ्रूण की पोषकोरक या फिर ट्रोफोब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो स्तर एवं क्या करता है, वो मात्र कलाओं द्वारा निर्मित होता है।
तो आप इसके इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूणीय परिवर्तन हेतु आवश्यक तत्वों के आदान प्रदान में जो प्लेसेंटा है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हिंदी के अलावा इंग्लिश में याद रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, वो पोषक पदार्थों का भ्रूण की ओर अवशोषण होता है तथा जो मात्र एवं भ्रूणीय रक्त के मध्य जो गैस होती है, जिसमें O2 हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका क्या होता है, वो आदान प्रदान होता रहता है। इसके अलावा जो नाभि रज्जु होती है, वो प्लेसेंटा एवं भ्रूण के नाभि के मध्य स्थित जो वृत्तनुमा संरचना होती है, इसका क्या करती है, मुख्य कार्य, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, भ्रूण एवं अपरा यानी प्लेसेंटा के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। यानी जो ये नाभि रज्जु है, इसका जो मेन कार्य होता है वो भ्रूण एवं अपरा के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। और भ्रूण को क्या होता है, वो पूर्ण रूप से विकसित होने तथा स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को विकसित करने में समर्थ होने के लिए क्या करता है, वो 9 महीने का समय लगता है। इसके अलावा गर्भावस्था की जो अवधि है ये 40 हफ्ते अथवा 280 दिन या फिर 9 माह व 7 दिन निर्धारित होती है। 9 महीना व 7 दिन निर्धारित होती है। देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसकी अवधि कितनी होती है, तो 280 दिन में पूछ लेता है, क्योंकि मंथ तो मोस्टली सबको पता ही होता है, और हफ्ते और दिन में पूछता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो याद रखिएगा 40 हफ्ते या फिर 280 दिन। मंथ में पूछेगा तो 9 महीने 7 दिन। इसकी जो गणना है वो कब होती है, वो अंतिम जो सर्किल होता है तो इसके पहले दिन से ही काउंट हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं या फिर ट्राइमेस्टर में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक अवस्था यानी उसको हम ट्राइमेस्टर का समय लगभग 3 माह या 12 सप्ताह का होता है। प्रत्येक अवस्था यानी ट्राइमेस्टर जो होता है, इसका किस समय जो है लक्षण निम्नलिखित होते हैं। जैसे ट्राइमेस्टर होते हैं, इसका जो पहला ट्रिमेस्टर है, इसमें क्या होता है, इसमें समानता औरतें जो है वो मासिक धर्म ना होने के कारण को जो गर्भधारण की जो है संभावना से जोड़ती हैं। गर्भावस्था के पहले ट्रिमेस्टर के जो दौरान है वो अन्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्तनों में सूजन महसूस होना, ढीलापन या फिर दर्द होता है। उसके अलावा घबराहट व उल्टी, जिसे पारंपरिक रूप से प्रातःकालीन बीमारी से जोड़ा जाता है। बार बार मूत्र का त्याग होना, थकावट होना, खाने की चीज़ों से जी मितलाना या फिर तीव्र चाहत होना, और मूड स्विंग की जो कंडीशन होती है यानी मूड का उतार चढ़ाव, ये भी होता है। और स्तन के जो निप्पल हैं उनका रंग भी गहरा हो जाता है। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है, इसमें निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे मितली और जो घबराहट है वो कम हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है, पीठ दर्द होता है, पेट पर फैलाव के निशान आ जाते हैं, चेहरे का रंग भी बदल जाता है। थर्ड स्थिति में क्या होता है, इसमें बच्चे के बढ़ने के दबाव के कारण सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी मूत्र त्याग होता है, छाती में जलन वाली दर्द होती है, कब्ज हो जाता है, सूजे हुए ढीले स्तन हो जाते हैं, अनिद्रा की शिकायत होती है और पेट में मरोड़ जैसी समस्याएं भी होती हैं। उसके अलावा है कि ये 37वें सप्ताह से पहले ही प्रसव की संभावना को अपरिपक्व जो प्रसव है वो कहते हैं। माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को हम क्विकनिंग कहते हैं। गर्भ में जो बच्चे का हिलना यानी शिशु के बढ़ने के साथ साथ उसकी गतिविधियों का संकेत होता है। इसके अलावा जो प्रसव पीड़ा की जो प्रगति की आलेखित प्रस्तुति होती है, जिसमें ग्रीवा फैलाव होता है और भ्रूण के सिर यानी अवरोहण को समय के सामने आलेखित किया जाता है, उसे पार्टोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे पार्टोग्राम कहते हैं। प्रसव की जो अनुमानित तिथि की गणना है ये नैजेल के नियम का उपयोग करके की जाती है। वहीं है मैकोनियम अभिरंजित लिकर जो है, इसमें क्या होता है, ये एमनियोटिक द्रव जो होता है ये थोड़ा हल्के रंग का होता है। प्रसव पीड़ा के दौरान अगर हम बात करें तो इंट्रावेनस इन्फ्यूशन विधि से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा से क्या करते हैं, वो प्रशासित किया जाना चाहिए। वहीं एपीसी ऑटोमी, ठीक है, ऑटोमी प्रसव के दूसरे चरण के दौरान दी जाने वाली एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं गर्भ का जो परीक्षण है वो कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो परीक्षण है वो रक्त अथवा मूत्र में उस विशिष्ट हार्मोन को परखा जाता है जो प्रेगनेंसी होने पर ही महिला में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः गर्भधारण के 6 दिन बाद ही महिला में जो है वो HCG हार्मोन बनता है, जिसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। ये HCG की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं।
अब इसका जो गृह गर्भ प्रशिक्षण यानी होम घर पर ही कैसे कर सकते हैं, तो ये HPT यानी होम प्रेगनेंसी टेस्ट भी आता है, यानी स्वयं प्रशिक्षण यानी अपना प्रशिक्षण स्वयं करो की शैली पर आधारित ये जो परीक्षण होता है ये अपने घर पर ही सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। यह सुलभ जो है सर्वसुलभ परीक्षण जो है ये विशेष किट के माध्यम से की जाती है, जिसकी कीमत 40 से 50 रुपये होती है। इस परीक्षण के लिए किट में दिए गए विशिष्ट पात्र में 2 बूंद मूत्र डालना होता है। इसके पश्चात निर्देशानुसार परिणाम। अब देखिए जो ये प्रसव पूर्व देखभाल होती है, जो यानी प्रीनेटल केयर होती है, ये कैसे होती है, तो प्रसव पूर्व देखभाल का संबंध गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य की जानकारी और नियमित चिकित्सा जांच से होता है, जिससे कि प्रसव सुरक्षित हो सके। इसके अलावा क्या होता है कि गर्भवती होते ही महिला को अपना पंजीकरण उप स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवा लेना चाहिए। गर्भावस्था के में कम से कम 3 बार चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला होती है उनसे अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था में खतरे के संकेत जैसे कि रक्तस्राव हो गया, गर्भ का हिलना डुलना बंद होना, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे और पैरों में सूजन, खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन 7% से कम आदि की उपस्थिति में तुरंत क्या करें, वो अपने डॉक्टर से वो संपर्क करें। अगला है जैसे चिकित्सक हो गया अथवा महिला स्वास्थ्यकर्ता जो हैं उनके द्वारा बताए गए अनुसार क्या है, वो आयरन फॉलिक एसिड की 1 गोली नियमित रूप से 100 दिन तक अवश्य रूप से उनको खानी चाहिए। और क्या है जैसे टिटनेस जो है खतरनाक रोग है जो माता एवं बच्चे दोनों के लिए प्राणघातक हो सकता है। तब पंजीकरण के समय एवं 1 माह बाद टिटनेस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। वहीं क्या है गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि के लिए गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए, वो सामान्य से अधिक भोजन करना चाहिए। उन्हें अपने आहार में दाल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, पालक है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, घी है, अत्यंत पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। समुचित आहार की कमी से उन्हें क्या है वो प्रसूति के समय अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है एवं बच्चे का वजन भी निर्धारित मानो यानी 2.5 किलोग्राम से कम होता है। ठीक है, अगला है इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए गर्भवती स्त्री को जो समुचित विश्राम है इसकी आवश्यकता होती है, उसे भारी काम नहीं करने चाहिए। अगला है प्रसवकालीन देखभाल एवं जो प्रसव पश्चात देखभाल है वो अब जान लेते हैं। तो हमारी जो है प्रीनेटल केयर थी, अभी उसके बाद वाली देखते हैं क्या होती है। तो इसमें है किसी स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में ही क्या कराना चाहिए, वो प्रसव को कराना चाहिए, ये सबसे सुरक्षित होता है। यदि संभव ना हो सके तो प्रसवदायी या फिर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती हैं, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, इनकी सहायता से करवाना चाहिए। और प्रसव के समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का जन्म होते ही उसे स्तनपान करवाना चाहिए। और माँ का जो पहला दूध होता है जिसको खीस कहते हैं, बच्चे के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, जिसको 2 से 3 घंटे के अंतराल पर बच्चे को स्तनपान कराते रहना चाहिए। और 6 माह तक की आयु तक शिशु को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। इसके अलावा प्रसव के दौरान क्या है वो अत्यधिक रक्तस्राव होता है, यानी 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा और जो 30 मिनट में जो नाल का नहीं निकलना, बच्चे के पैदा होने पर ना रोना एवं बच्चे के शरीर पर पीलापन नजर आते ही माँ और नवजात शिशु को अविलंब अस्पताल ले जाना चाहिए। यानी ये सारी जो चीज़ें होती हैं अगर वो दिखें तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। माँ को सामान्य से अधिक भोजन करना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में पानी व पेय पदार्थ लेते रहना चाहिए ताकि बच्चे को दूध की जो पर्याप्त मात्रा है वो मिल सके। माँ और बच्चे को साफ रखना चाहिए, मतलब माँ और बच्चे को साफ रखना बहुत आवश्यक होता है। माँ को रोज़ साबुन से नहाना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए, उन्हें स्वच्छ कमरे में रखा जाना चाहिए और बिस्तर भी साफ सुथरा जो है वो होना चाहिए। अभी प्रसव पूर्व व्यायाम कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए प्रसव पूर्व अर्थात गर्भावस्था में निम्नलिखित व्यायाम जो है वो उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक होता है। यानी पहला व्यायाम क्या होता है, वो पीठ के बल लेट जाएं। पहला दाहिना पैर जो है वो ऊपर की ओर ले जाते हुए 45 कोण का बनाएं और 5 सेकंड तक रहने दें, फिर नीचे ले जाएं। वहीं बायां पैर ऊपर ले जाते हुए 45 डिग्री का जो है कोण बनाएं तथा 5 सेकंड तक रहने दें और नीचे ले आएं। यह व्यायाम जो है वो 3 से 4 बार करना चाहिए। सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। पीठ के बल सीधे लेटना है, दाएं पैर को 60 कोण तक बनाते हुए साइड में ले जाएं तथा वापस सामान्य अवस्था में लाएं और बाएं पैर को भी ऐसे ही करना है और ये प्रक्रिया भी 4 से 5 बार करनी है। अब यहाँ थर्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। पीठ के बल सीधी लेट जाना है और हाथ भी सीधे रखें। घुटने को मोड़कर नितंब यानी बिस्तर के ऊपर उठाएं और 5 से 6 सेकंड तक रहने दें। यह व्यायाम करते समय शरीर का जो भार है ये हाथ पैरों पर ही पड़ना चाहिए। चौथा व्यायाम देखिए क्या है कि पेट के बल झुककर शरीर का भार हाथों व घुटनों पर डालें। चेहरा व सिर एक तरफ रखते हुए 5 सेकंड तक रहने दें।
चेहरा और सिर दूसरी तरफ ले जाकर 5 सेकंड तक रहने दें। अब इसमें नोट देखिए दिया हुआ है, यानी इस व्यायाम को करते समय ध्यान रखिए कि पेट को क्या है, वो पेट जो है ज़मीन को ना छुए, क्योंकि इससे जो सारा भार है वो उसी पे आ जाएगा। सेकंड है, इस व्यायाम से गर्भस्थ शिशु सही स्थिति में रहता है। 5वां व्यायाम देखिए दिया हुआ है, समतल जगह पर पालथी मारकर बैठ जाएं, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह जो क्रिया है ये कम से कम 10 बार करें, सबसे अच्छा यही है। देखिए इसमें भी नोट पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यायाम में शरीर पर किसी प्रकार का जोर नहीं दिया जाता है। यह व्यायाम गर्भ की अंतिम अवस्था में विशेष लाभकारी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रसव के पूर्व जो व्यायाम था, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए आकृति एवं अभिव्यक्ति में सुधार लाने के लिए होता है, पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता है, प्रसव काल के लिए जो मांसपेशियों को सशक्त बनाने और ढीले पड़े जोड़ों को सहारा देने के लिए होता है, मांसपेशियों के जो क्रैम्प्स होते हैं इनसे राहत दिलाने के लिए होता है, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए होता है, लचीलेपन को बढ़ाने के लिए होता है, थकावट दूर करने व ऊर्जा की वृद्धि के लिए, स्वस्थ होने व सकारात्मक भावना के विकास के लिए। व्यायाम से क्या होता है, रक्त प्रभाव बढ़ता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि और विकास को सुधारता है। व्यायाम से बच्चे का मस्तिष्क और अन्य जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो श्रेष्ठ स्थिति में काम करने लगते हैं। वहीं प्रसव के बाद के व्यायाम की भी बात की गई है। देखिए उसके बाद कैसे अपनी बॉडी को अच्छा रखें। देखिए प्रसव के बाद का व्यायाम क्या है, वो प्रसव पूर्व व्यायाम जितना ही महत्वपूर्ण होता है। इसे दिन में 2 से 3 बार थोड़े थोड़े समय के लिए करना चाहिए। इसकी अवधि लंबी नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था में श्वास को सामान्य रखना चाहिए तथा अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे काम करना चाहिए। यानी प्रसव के बाद प्रमुख जो व्यायाम है वो करने चाहिए, जैसे पीठ के बल ले जाएं, घुटने को मोड़ें, घुटने को लगभग 1 फीट की दूरी रखते हुए अपने पैरों को एक साथ रखें। जिस प्रकार पेशाब अथवा मल को रोकने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार योनि, मूत्र मार्ग और जो गुदा है की मांसपेशियों को कसें। और पेट और पीठ का व्यायाम कैसे करते हैं, यानी पीठ और पेट का व्यायाम कैसे होगा, तो ये अवस्था दी गई। यानी प्रथम कैसे करते हैं, अपनी पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को थोड़ा दूर रखते हुए अपने घुटने को मोड़ें, श्वास को बाहर छोड़ें और अपने पेट को कसें। अपनी पीठ के नीचे हिस्से को बिस्तर के साथ सीधा करने के लिए अपने पेड़ों को नीचे की ओर दबाएं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है, देखिए अपनी पीठ के बल लेट जाएं और घुटने को मोड़ें, उन्हें एक साथ रखें, अपने पेट को कसें और पीठ के निचले हिस्से को बिस्तर पर सीधा कर दें। दोनों घुटने को इस प्रकार दाईं ओर लाएं कि आपका जो दायां घुटना है वो बिस्तर को यथासंभव अधिक दूरी तक स्पर्श कर सके। जहां से शुरू किया था उसी स्थिति में वापस आएं और विश्राम करें। अब बाईं ओर घूमकर इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं, देखिए प्रसव के बाद जो व्यायाम होते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये पेशाब संबंधी जो अनियमितताएं हैं इसकी रोकथाम के लिए पेड़ों की सतह की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पीठ के जो निचले हिस्से में दर्द होने से भी ये रोकता है। वहीं क्या है, शरीर के आकार को तेजी से पहली वाली अवस्था में लाता है। ये रक्त संचार को उत्प्रेरित करना और भूख भी बढ़ाता है, उत्साह और आत्मविश्वास को बनाए रखने का भी ये काम करता है। अगला है गर्भावस्था में आहार संबंधी देखभाल एवं परामर्श। ठीक है, तो ये है गर्भ में पल रहे बच्चे के पोषण हेतु माता एकमात्र स्रोत है। माता की खाने की जो प्रवृत्ति है इसका बच्चे के स्वास्थ्य और कुशल क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। वहीं गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में माता के आहार में विशेष बदलाव की जरूरत नहीं होती है, किंतु गर्भ में बढ़ने के साथ साथ लगभग 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः क्या है, दूसरे और तीसरे तिमाही में जो गर्भवती होती है महिला को बर्गर हो गया या तले पदार्थ जैसे जिसमें केवल कैलोरी बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। गर्भवती महिला के भोजन में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मिनरल्स हो गया तथा विटामिन युक्त भोजन जैसे चपाती है, दालें हैं, सोया है, दूध है, अंडे, मांस, मछली, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, ये सब शामिल करने चाहिए। और एक गर्भवती महिला को अपने आहार में विटामिन, आयरन एवं कैल्शियम की आवश्यकता रहती है। आयरन जो फॉलिक एसिड एवं कैल्शियम की गोलियां हैं सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध रहती हैं, जो कि उन्हें लेनी चाहिए। गर्भावस्था में महिला का जो वजन है ये 11 से 14 के बीच में किलोग्राम के बीच में बढ़ना चाहिए। अगला देख लेते हैं।
देखिए गर्भवती महिला के लिए संतुलित जो भोजन है यानी ये दिन में दैनिक के हिसाब से दिया हुआ है, ये कितना होना चाहिए। तो देखिए 3 बार सर्वो जो श्रेष्ठतम प्रोटीन है, जैसे अंडा हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये लेनी चाहिए। 2 बार विटामिन सी युक्त जैसे रसीले फल हो गया, टमाटर हो गया। 4 बार कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे दूध हो गया, दही हो गया। 3 बार हरी पत्तीदार सब्जियां एवं पीली सब्जियां जैसे फल, पालक, बथुआ, गाजर हो गया। 4 से 5 बार साबुत अनाज यानी मिश्रित कार्बोहाइड्रेट जैसे चपाती हो गया, चावल हो गया। वहीं 8 से 10 ग्लास जो है वो पानी पीना चाहिए, डेली का है। वहीं जो है ये देखिए तिमाही में दिया पहले जो पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में। पहली में क्या होना चाहिए, 1 से 2 किलोग्राम जो है वो वज़न बढ़ना चाहिए। दूसरे में 5 से 7 किलोग्राम और तीसरे में 4 से 5 किलोग्राम जो है ये केजी जो है वो इनका वेट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अधिक जोखिमपूर्ण गर्भावस्था एवं इसका प्रबंधन ये कैसे करते हैं। जैसे कुछ गर्भावस्थाएं क्या होती हैं, वो अधिक जोखिमपूर्ण होती हैं। उन्हें चिन्हित करने के उपरांत ही क्या करते हैं, वो परामर्श हेतु चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। अधिक जोखिमपूर्ण जो गर्भावस्थाएं होती हैं, इनकी पहचान वो निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रसव पूर्व जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, या 15 वर्ष से कम या फिर 35 वर्ष से अधिक उम्र की जो है प्रथम प्रसवावस्था होती है उसमें, यानी जो 35 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है। 140 सेंटीमीटर से कम वाली जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी यहाँ बात हो रही है उनमें, और 4 प्रसव होने के बाद वाली बहुता प्रसवा की बात हो रही है यहाँ। और मृत जन्म, गर्भपात, अपरिपक्व जन्म एवं नवजात मृत्यु की विवरण वाली माताओं में भी ये कंडीशंस होती हैं। पैर हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, व श्रोणि क्षेत्र की विकृति वाली महिलाओं में। और जो सिजेरियन है यानी सेक्शन या फिर फोर्सेप्स वाली द्वारा जो पूर्ण प्रसूति होती हैं। गर्भावस्था की विषाक्तता इनमें भी होती है, जिसको हम टॉक्सीमिया के नाम से जानते हैं। भ्रूण की असामान्य स्थितियां या फिर जुड़वा भ्रूण में भी तीव्र कुपोषण व रक्त की कमी यानी एनीमिया से ग्रसित जो होती हैं। टीबी हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, गुर्दे की जो बीमारी है उनसे ग्रसित। कुछ गर्भ जो प्रस्तुतियां हैं इनमें भी होते हैं, जैसे कंधा हो गया, नितंब के बीच की प्रस्तुतियों के बारे में भी इनमें भी इसका ध्यान रखते हैं। अगला देखते हैं कि सामान्य प्रसव की बात करें तो किस प्रकार से तैयारी होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी प्रिपरेशन होती है। जैसे प्रसव क्या होता है, वो जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों का क्रम होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय में उपस्थित जो जीवित भ्रूण को योनि से होकर शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर प्रसव या फिर लेबर एवं डिलीवरी को समानार्थक शब्द समझते हैं, परंतु इसकी जो वास्तविकता है ये अलग है, यानी वास्तव में ये अलग है। प्रसव या लेबर एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु क्या होता है, वो जन्म लेता है। यह प्रक्रिया यानी जन्म नाल जो होती है यानी योनि में से होती है, जबकि डिलीवरी क्या होती है, वो गर्भाशय से भ्रूण का बाहर आना होता है। यह स्वतः भी हो सकती है एवं प्रेरित भी। इसमें शिशु को ऑपरेशन द्वारा भी गर्भाशय से बाहर निकाला जा सकता है। ऑपरेशन की यह प्रक्रिया डिलीवरी कहलाती है, लेबर नहीं। अब सामान्य प्रसव की बात कर लेते हैं, तो सामान्य प्रसव को सहज प्रसव या फिर यूटोकिया भी कहते हैं। इसमें निम्न विशेषताएं व लक्षण उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं होती है। गर्भावस्था की समाप्ति जो अवधि है इसकी समाप्ति पर यह स्वतः प्रारंभ हो जाती है। और क्या होता है, जैसे गर्भ में शिशु जो बटेक्स प्रस्तुति होती है इसकी में होता है। इसमें सभी अवस्थाओं की अवधि सामान्य रहती है। प्रसव की जो संभावित तिथि है वो कैसे काउंट करते हैं, तो देखिए निगेली की अगर हम बात करें, निगेली ने एक सूत्र दिया था जिसमें क्या था, वो प्रसव की संभावित तिथि क्या थी, वो अंतिम मासिक धर्म का जो प्रथम दिन है वो प्लस 9 माह प्लस 7 दिन की होती है। जहाँ तक संभव होता है तो इनका जो है वो प्रसूति केंद्र में ही प्रसव जो है वो कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रशिक्षित नर्सें होती हैं और अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं भी वहाँ उपलब्ध होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रसव के लिए सामान की, तो क्या होता है, तो शिशु के लिए एक लिंग भेद के बिना स्वेटर यानी सर्दी में जो वो पहने, चादर हो गया, तौलिया होगा, बिछौने, डिटॉल पाउडर, रुई आदि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नाल काटने का जो स्वच्छ धागा होता है वो होना चाहिए। ब्लेड या फिर कैंची, थर्मामीटर आदि ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए उसमें। अब जो इसकी अवस्थाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्रसव की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, तो संपूर्ण प्रसव की अवधि को निम्न अवधियों में विभाजित किया गया है, जिसे प्रसव पद या प्रसव अवस्था कहा जाता है। ये निम्न होती है। जैसे फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें इसे ग्रीवा अवस्था भी कहते हैं। ये वास्तविक प्रसव पीड़ा होने के साथ प्रारंभ हो जाती है। ये ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण पर होती है। यह अवस्था अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा लंबी अवधि यानी कितनी 14 से 20 घंटे तक की होती है। सेकेंड स्टेज में क्या है,
यह अवस्था ग्रीवा के संपूर्ण विस्तारण के पश्चात आरंभ हो जाती है एवं शिशु के जन्म के साथ ही समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में स्त्री द्वारा शिशु को जन्म देने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। यह अवस्था कितनी 2 घंटे की होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, यह अवस्था शिशु के जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है एवं जो प्लेसेंटा है इसके निष्कासन के साथ ही समाप्त हो जाती है। यह अवधि कितनी होती है, 15 मिनट से 30 मिनट तक की होती है। यह प्रसव की अंतिम प्रावस्था होती है। वहीं फोर्थ स्टेज देखते हैं इसकी क्या होती है, तो फोर्थ स्टेज जो होती है ये प्लेसेंटा के निष्कासन के बाद की 1 घंटे की अवधि होती है। इस अवस्था में स्त्री की जो सामान्य दशा है एवं प्रसव पश्चात जो रक्तस्राव एवं गर्भावस्था की प्रतिक्रिया जो है का अवलोकन किया जा सकता है, यानी किया जाता है। और इसके अलावा देखते हैं, देखिए ये सूतिका अवस्था एक होती है। इसमें क्या होता है, शिशु जन्म एवं अपरा निष्कासन के बाद की अवधि होती है, यानी प्लेसेंटा निष्कासन के बाद की अवधि होती है, जिसमें क्या होता है स्त्री के शारीरिक ऊतक विशेषता जो जनन अंग होते हैं पूर्व गर्भावस्था की स्थिति में पुनः लौटते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह या 42 दिन मानी जाती है। सूतिकावस्था में होने वाले प्रमुख शारीरिक व जो कारिक हैं वो परिवर्तन निम्नलिखित होते हैं, जैसे गर्भावस्था का प्रत्यावर्तन। इसमें क्या होता है, जैसे शिशु जन्म के बाद तुरंत बाद क्या होता है, सामान्यतः गर्भाशय संकुचित एवं कठोर हो जाता है। इस समय गर्भावस्था की जो गर्भाशय की जो लंबाई है, ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है, लंबाई 20 होती है, चौड़ाई 12 होती है और 7.5 जो होती है इसकी मोटाई होती है। तो इसका जो आकार है गर्भाशय का ये 1 किलोग्राम तक होता है। वहीं 6 सप्ताह बाद अगर गर्भाशय की लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 1.5 सेंटीमीटर हो जाती है तथा गर्भाशय का जो भार है वो 60 ग्राम हो जाता है। पेशियों की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की पेशियों का आकार बढ़ जाता है, जो सूतिका अवस्था के दौरान पुनः कम हो जाता है। वहीं हम एंडोमेट्रियम या फिर अंतर जो गर्भाशय है कला की बात करते हैं, तो ये गर्भाशय की आंतरिक परत होती है जो गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक संवहनीय एवं बहुस्तरीय हो जाती है। सूतिका अवस्था के अंत में यह परत जो है वो पूर्व गर्भावस्था की स्थिति में आ जाता है, अर्थात इसकी जो मोटाई है इसमें भी कमी आ जाती है। अब उपकला ऊतक में जो पुनरुद्भवन है इसकी बात करते हैं, तो ये शिशु जन्म के समय झिल्लियों के निष्कासन के परिणाम स्वरूप गर्भाशय की जो आंतरिक उपकला है ये नष्ट हो जाती है। सूतिका अवस्था के दौरान क्या होता है, वो गर्भाशय की उपकला में पुनरुद्भवन जो होता है ये होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित जो उपकला स्तर है वो तैयार होता है। अब योनि की बात करते हैं, इसका प्रत्यावर्तन कैसे होता है, तो योनि का जो प्रत्यावर्तन है ये लगभग 4 से 8 सप्ताह का समय लगता है इसमें। सूतिकावस्था के अंत में क्या होता है, वो योनि की पेशियों की जो टोन होती है पुनः प्राप्त हो जाती है, यद्यपि यह अपनी जो है कुमारी यानी जो वर्जिन होती हैं इसकी स्थिति में वापस नहीं आ पाती है। ठीक है। श्रोणि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रसव के दौरान स्त्री की जो श्रोणि क्षेत्र की पेशियों में अत्यधिक खिंचाव उत्पन्न होता है, अतः इन पेशियों को भी मूल अवस्था में आने में अधिक समय लगता है। वहीं हम लोकिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, यह सूतिका अवस्था के दौरान प्रथम 14 दिन तक योनि से होने वाला एक स्राव होता है, जिसका निर्माण क्या होता है, वो गर्भाशय ग्रीवा एवं योनि के द्वारा होता है। इसका स्राव कब तक होता है, तो इसका जो स्राव है ये 15 से 30 दिन में बिल्कुल बंद हो जाता है। यदि लोकिया गर्भाशय में ही जमा हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय फूल जाता है। ये असामान्य स्थिति जो होती है ये लोकियोमेट्रा के नाम से जानी जाती है। वेट लॉस की बात करें हम तो ये क्या है, सूतिका अवस्था के दौरान स्त्री का जो भार में सामान्यतः 2 से 4 किलोग्राम की कमी आती है। अब बात करते हैं मासिक धर्म एवं अंडोत्सर्ग की। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म एवं अंडोत्सर्ग दोनों जो है वो निलंबित रहते हैं। शिशु जन्मोपरांत क्या होता है, प्रायः सूतिका अवस्था के अंत में यह पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। अपेक्षाकृत स्तनपान कराने वाली महिलाओं में मासिक धर्म व अंडोत्सर्ग का पुनः आरंभ जो है कुछ विलंब से यानी 10 से 12 सप्ताह बाद ही होता है। इसके अलावा क्या है, अब हम सामान्य सूतिका अवस्था जो प्रबंधन है उसके बारे में बात करते हैं। तो महिला की सूतिका अवस्था जो होती है इसके प्रबंधन की आवश्यकता प्रायः जो है वो प्रसव की चतुर्थ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होते हैं, जैसे प्लेसेंटा के निष्कासन के पश्चात 1 घंटे तक शिशु के जीवन चिन्हों एवं आवश्यक बिंदुओं जैसे पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और जो उनकी सांस दर है, श्वसन दर है आदि की स्थिति को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए करना चाहिए। यदि एपिजियोटमी की गई हो तो इसमें टाँके लगाए जाने चाहिए। जननांगों में किसी भी प्रकार के चोट का निरीक्षण किया जाना चाहिए एवं इनसे होने वाले जो रक्तस्राव को साफ करके कॉटन पैड लगाना चाहिए। स्त्री को पर्याप्त आराम करने के बाद चलने फिरने हेतु
जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये यूट्रस के प्रत्यावर्तन तथा उससे होने वाले जो स्राव है में सहायता मिलती है। इसके अलावा सूतिकावस्था के आरंभिक दिनों में स्त्रियों को अधिक भार उठाने के लिए भी मना किया जाता है। सूतिकावस्था के दौरान क्या होता है, स्त्री को जो नियत समय सारणी के अनुसार पर्याप्त मात्रा में विटामिन है, खनिज लवण है एवं रेशायुक्त आहार देना चाहिए। प्रसव पश्चात जितनी जल्दी हो सके स्त्री को मूत्र त्याग को प्रोत्साहित करना चाहिए। किन्हीं कारणों से स्त्री मूत्र त्यागने को असमर्थ हो तो उसके सहायतार्थ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सूतिकावस्था के दौरान स्त्री को शारीरिक एवं मानसिक सभी आयामों में आराम की आवश्यकता होती है, अतः उसे पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। नर्सों द्वारा सूतिकावस्था चार्ट बनाए रखना चाहिए जिसमें निम्न बिंदुओं से संबंधित आंकड़े हों, जैसे स्त्री का परिचय हो, शिशु एवं माँ दोनों की स्थिति, टेम्परेचर, माँ का श्वसन दर, माँ का पल्स, लोकिया की प्रकृति और जो यूरिन है उसकी स्थिति, और जो ये आंत्र की गति है, गर्भाशय का प्रत्यावर्तन है आदि। नर्स को कीटाणुहीन तकनीकी को ध्यान में रखकर जो ये पेरिनियल देखभाल है करनी चाहिए एवं इस कार्य हेतु विसंक्रमित दस्तानों का प्रयोग भी करना चाहिए। अब ये जो सूतिकावस्था की जटिलताएं हैं, इसका प्रबंधन कैसे करना है, तो सूतिकावस्था में मुख्यतः निम्नलिखित जटिलताएं होती हैं जिनके उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रसव पश्चात रक्तस्राव हो गया और स्तन प्रदाह एवं स्तन घाव या फिर फोड़ा या फिर सूतिकावस्था संक्रमण, सूतिकावस्था में जो है वो ज्वर होना, प्रत्यावर्तन कम होना, सूतिकावस्था में मनोरोग होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक होती हैं। प्रसव पश्चात रक्तस्राव की अगर हम बात करें तो क्या है, शिशु के जन्म के बाद से लगभग 6 हफ्ता के मध्य होने वाला जो सामान्य रक्तस्राव है जिसके कारण रोगी की सामान्य दशा प्रभावित होती है। तो क्या होता है, ये प्रसव पश्चात जो है रक्तस्राव कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये 500 ml से अधिक रक्तस्राव होता है। यह सूतिकावस्था की एक गंभीर जटिलता है जो शिशु जन्म के बाद कभी भी हो सकती है। इसके कारण क्या होता है, वो हाइपोवॉल्मिक शॉक यानी संक्रमण और जो एनीमिया है जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा समय पर उपचार व रोकथाम ना होने पर क्या होता है, वो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। हाइपोवॉल्मिक शॉक के उपचार व रोकथाम हेतु रोगी को पर्याप्त मात्रा में इंट्रावेनस तरल पदार्थ यानी आईवी फ्लूइड जो है वो देनी चाहिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में रक्तदान कराना चाहिए तथा ऑक्सीजन उपलब्ध की जानी चाहिए। रोगी के जो रक्तस्राव है यानी ब्लीडिंग है संबंधी विकार एवं कारणों के उपचार हेतु आवश्यक प्रयास कराने चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्तन प्रदाह एवं स्तन घाव या फिर फोड़ा हो तो उसको कैसे देखते हैं, तो देखिए जो स्तन प्रदाह है इसमें स्टेफिलोकोकस नामक जो रोगजनक जीवाणुओं के कारण ये होता है, जिससे मुख्यतः क्या होता है, वो स्तन ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, जैसे स्तनों की मृदुता हो गई, लालिमा हो गई, सूजन व तापमान में वृद्धि के कारण घाव व फोड़ा हो जाता है। यह स्तनों की असामान्य स्थिति होती है। रोगी में क्या होता है, जीवाणुओं के संक्रमण के उपचार हेतु पेनिसिलिन यानी इरिथ्रोमाइसिन एवं कैनामाइसिन नामक जो प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग है ये किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए बर्फ द्वारा स्तनों की सिकाई व दर्द निवारक जो है औषधियों का प्रयोग भी उन्हें कराना चाहिए। सूतिकावस्था संक्रमण की बात करते हैं तो सूतिकावस्था संक्रमण जो है प्रसवोपरांत होने वाली एक गंभीर जटिलता है जो मुख्यतः जनन मार्ग में संक्रमण प्रदर्शित करता है। यह जटिलता की समस्या प्रायः ऐसी महिलाओं में अधिक होती है जिनमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। प्रसव पश्चात क्या होता है, शरीर में अम्लीय माध्यम में अधिकता के कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि, गर्भावस्था समापन के पूर्व प्रसव या फिर प्रसव के दौरान शल्य क्रिया या आघात लगना या फिर प्लेसेंटा का कुछ भाग शेष रह जाना तथा असामान्य जो प्लेसेंटा है इसकी प्रस्तुति या फिर सूतिकावस्था संक्रमण के प्रमुख कारण हैं। और रोगी को क्या है, वो एंटीबायोटिक उपचार के तहत जेंटामाइसिन हो गया या फिर क्लिंडामाइसिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया आदि औषधियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा देख लेते हैं क्या होता है, रोगी को जो है स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। घाव होने की स्थिति में इसकी नियमित सफाई एवं ड्रेसिंग करानी चाहिए। और क्या होता है, जैसे रोगी के जो है इसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए और रोगी के साथ किसी भी प्रकार की कार्यावधि जो कीटाणुनाशक तकनीक को ध्यान रखकर ही करनी चाहिए। सूतिकावस्था में हम फीवर की बात करते हैं तो यदि जो स्त्री का टेम्परेचर है वो 24 घंटे तक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है तो वो ज्वर की कंडीशन कहलाएगी। यह सूतिकावस्था के प्रथम 24 घंटे को छोड़कर आरंभिक क्या है 10 दिनों तक होने वाला ज्वर होता है। निमोनिया हो गया, जनन मार्ग संक्रमण हो गया या सूतिकावस्था संक्रमण, शल्य क्रिया से निर्मित घाव में संक्रमण या दवाओं का जो है
कुप्रभाव, स्तन प्रदाह आदि जो है सूतिका अवस्था ज्वर के प्रमुख कारण होते हैं। प्रायः संक्रमण के परिणाम स्वरूप होने वाले इस ज्वर की रोकथाम एवं उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स उपचार किए जाने चाहिए। शरीर के तापमान नियंत्रण हेतु स्त्री के चेहरे एवं हाथ पैर को गीले कपड़े से क्या करना चाहिए, वो पोंछना चाहिए और सिर पर गीला कपड़ा रखना चाहिए। और प्रत्यावर्तन कम होना या फिर अधो प्रत्यावर्तन क्या होता है, तो यदि प्रत्यावर्तन की अवधि सामान्य से कम अथवा अनुपस्थित रहती है तो इस स्थिति को अधो प्रत्यावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये स्थिति जो है वो अधो प्रत्यावर्तन कहलाती है। स्त्री की उम्र क्या है, वो 35 वर्ष से अधिक होना, जुड़वा शिशु का जन्म या फिर गर्भाशय में गांठ होना अथवा गर्भाशय का शरीर से बाहर आना, गर्भाशय का उदर में ऊपर की ओर गमन एवं गर्भावस्था में असामान्य जो ऊतकों की उपस्थिति होती है, यानी अधो प्रत्यावर्तन के जो प्रमुख कारण है। ये सारे कारण जो है वो अधो प्रत्यावर्तन के प्रमुख कारण होते हैं। इस समस्या के निदान हेतु क्या होता है, वो गर्भाशय की मालिश करनी चाहिए। गर्भाशय में जो प्लेसेंटा है या फिर झिल्लियाँ शेष रह जाने पर इसकी सफाई करानी चाहिए। प्रसव पश्चात क्या है, वो 0.2 mg एर्गोमेट्रिन औषधि दी जानी चाहिए जो कि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को बढ़ाती है एवं प्रसव पश्चात जो है रक्तस्राव की रोकथाम करती है। सूतकावस्था में मनोरोग हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, तो शिशु जन्म के बाद स्त्री में न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र में परिवर्तन होने के कारण विभिन्न प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक विकार होने की संभावना क्या है, वो बढ़ जाती है। इन मनोवैज्ञानिक विकारों में पोस्टपार्टम जो ब्लूज है और प्रसव पश्चात जो अवसाद है एवं जो सिजोफ्रेनिया है, ये प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक थे जिनमें क्या है, आगे हो गई या फिर व्यवहार विकार आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इन विकारों के उपचार व प्रबंधन में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं, जैसे रोगी से सजनता जो पूर्ण है वो ढंग से बात करनी चाहिए एवं उसे मानसिक सांत्वना दी जानी चाहिए। अवसाद से निजात पाने हेतु क्या चाहिए, वो वेनलाफैक्सिन या फिर फ्लुक्सेटिन, इमीप्रेमाइन आदि जो औषधि हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया के उपचार हेतु क्या होता है, वो क्लोरप्रोमोजिन या फिर थोरिडेजिन या फिर लॉक्सेपिन या फिर हेलोपेरिडोल आदि औषधियों को निर्धारित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। प्रसव के दौरान उपयोगी औषधियाँ क्या क्या होती हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन होती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसके लिए पार्ट 2 में कवर कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।